लिखा गया है, डिक्लेयर किया गया है, वो एक एग्रीमेंट है जिनको आपको जो है फॉलो करना है. This ordinance must be interpreted liberally in a favor of workmen. ये जो ordinance है ये जो है ना वर्कमैन के फेवर में है. टू प्रोवाइड हिम मैक्सिमम बेनिफिट इज इट द बेनिफिशियल एंड रेमेडियल स्टेज. इसमें क्या है कि इनका यही है कि ये प्रोवाइड करें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो उनके लिए है, जो काम के दौरान उनके लिए जरूरी है. Hence, any technical flaw in the implementation of a remedial procedure cannot and should not be exploited by employer or judicial system to disprove कहाँ गया judicial system to disprove worker of the statutory right and benefit. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए. अगर वो नहीं आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, इसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, जो फिजिकल रिपेयर वर्कर्स के लिए स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, वो बेनिफिट्स हैं, वो उनको देने चाहिए. स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस इज द beneficial logistic intent to protect interest of workmen and produce harmonious relationship between the employer and workmen. ठीक है. अब ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये ऑर्डिनेंस जो पेश किया गया है लॉ के तहत, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कमैन को और उनके इंटरेस्ट को डेवलप करता है. और ये जो प्रोड्यूस करता है क्या, harmonious relationship between employer and workmen, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करता है किसके बीच में, अपने बॉस और अपने वर्कर्स के बीच में. It should thus be regular construct to giving maximum benefit than the within the framework or law. HC Kara Journal Tire and Rubber Corporation versus Sindh Labor Appellant Trouble Karachi and other is 1992 PLS 1028. Labor law are beneficial for remedial statutes and should be interpreted such as their purpose in improving the workers condition in advance. ठीक है. यहाँ पर क्या है, ये लेबर लॉ जो है बेनिफिशियल है हमारे वर्कर्स के लिए, जो उनके कंडीशन जो है इम्प्रूव करता है ऑलरेडी इन एडवांस में. The beneficial of remedial statutes of promulgate and emulgate in the working class must be constructed in advance remedy and express the mischief. HC Karla, Executive Engineer, Highway Division, Thatta versus Yamin and two other 2000 PLSC. ठीक है. अब आ जाते हैं हम टेक्निकलिटी नॉट स्टैंड द वे ऑफ जस्टिस. ठीक है. अब Provision of Pakistan Industry and Commercial Employment Standing Order Ordinance 1968 must be interpreted in the favor of workmen. Courts is not disprove for a workman of his statutory benefits and account on the minor technical flaw in the proceeding of which the employer himself was guilty. Rules and procedure were be made advance and cause the justice and not in the poor literally workmen and the benefit. ठीक है. अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है इस ऑर्डिनेंस की. उसमें क्या बोल रहा है कि इस ऑर्डिनेंस में, द ऑर्डिनेंस अप्लाई इन द इंडस्ट्री कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर 20 or more workmen are employed directly or through other person where on their own behalf on any other person. It applies to such establishment which is employ number of workmen and day during preceding 12 months. ये बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस वहां अप्लाई होगा, उस इंडस्ट्री, उस कमर्शियल एरिया में अप्लाई होगा जहां पर 20 या उससे ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं, जो डायरेक्टली अदर पर्सन देयर ऑन बिहाफ, जो अपने बिहाफ पे, एनी अदर पर्सन, एक दूसरे के बिहाफ पे जो है वो वहां पर काम कर रहे होते हैं. इट्स अप्लाई सच एस्टेब्लिशमेंट व्हिच एम्प्लॉयड सच नंबर ऑफ वर्कमैन एंड डे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 12 मंथ. मतलब वो साल के 12 ही महीने वहां पर काम कर रहे होते हैं. स्टैंडिंग ऑर्डर 10B and 11 clues 6 and of the standing order 12 and standing order 15 have been made applicable to only such industrial unit where 50 or more person have been or
were employed on any day during the preceding 12 months. अब ये दूसरे में क्या बोल रहा है कि ये दूसरा स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया था 10B, 11Q, 6 and 8 स्टैंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या बोला गया है इसमें कि ये एप्लीकेबल वहां पर होगा जिस इंडस्ट्री यूनिट में 50 से ज्यादा, कम से कम 50 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रीसीडिंग, ये जो टाइम है उसका 12 मंथ, ठीक है, उसमें वो 50 या उससे ज्यादा लोग एक यूनिट में काम कर रहे हैं, वहां पर अप्लाई होगा, एप्लीकेबल वहां पे होगा। Third A, the ordinance does not apply the industrial and commercial establishment arrived on by the under authority of federal or provision government where the statutory rules service conduct discipline and applicable the workmen employed in benefit। अब आ जाती है बारी definitions की, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है collective agreement। What is collective agreement? Is agreement is writing intent to this condition of employment and the entered into between one or more employee on the one hand and one or more trade union, or where there in the trade union is duly authorized representative of a workman on the other। उसके बाद आ जाती है commercial establishment, an establishment carrying any the following business, जहाँ जिसमें ये सारे बिजनेस आ जाएं। ऊपर क्या बोल रहा है, ट्रेड यूनियन भी है आपके पास, और आपके पास जो है ना दो कंडीशन बता रहा है कि उस एग्रीमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटर होती है बिटवीन वन और मोर एम्प्लॉयर्स ऑन द हैंड एंड अदर, मतलब ट्रेड यूनियन भी हो रही है और आपका बाकी काम भी हो रहा है, तो ये कंडीशन इसमें होगी, कलेक्टिव एग्रीमेंट उसे कहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट किसे कहेंगे, इसमें ये चीजें आ जाती हैं। पहली कौन सी है, एडवर्टाइजिंग, उसके बाद कमीशन और फॉरवर्डिंग, उसके बाद कमर्शियल्स एजेंसीज आ जाती हैं, उसके बाद एक क्लरिकल डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री और एनी इंडस्ट्री और कमर्शियल अंडरटेकिंग, उसके बाद आ जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद उसमें आ जाती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड ब्रोकर ऑफिस एंड स्टॉक एक्सचेंज सॉरी, क्लब उसमें आ जाते हैं, उसमें होटल्स आ जाते हैं, उसमें रेस्टोरेंट आ जाते हैं, उसमें ईटिंग हाउसेज आ जाते हैं, सिनेमा थिएटर आ जाते हैं, अदर एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, अब ये देखें कौन कौन सी है, एनी इंडस्ट्रीज इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, अल्ट्रेशन और डिमोलिटेशन इन एनी बिल्डिंग, ठीक है, वापस उसको तोड़ के जो बनाते हैं उसे, ये उसके लिए ये वर्ड यूज होता है यहाँ पे। रेलवे, ट्रमावे, हर्बोर, डॉक, टियर, हर्बोर या डॉक की वो होती है लकड़ी का, हम पुल नहीं बनाते, लोग बनाते हैं रास्ता, उसे कहा कहते हैं ये जो है डॉक। हम किसी चीज को एक्सटेंड करने के लिए जो है ना मतलब पानी पे रास्ता बनाने के लिए कहते हैं, और यहाँ पर जो है हर बोर ये कहते हैं बंदरगाह को, ठीक है, पोर्ट को, ठीक है, उसको कहते हैं बंदरगाह को, पोर्ट को हम बोलते हैं। पियर, पियर क्या है, पियर जिसे कहते हैं वो भी इसी लकड़ी की पुल बनती है बोल दे, या ऐसा कह दे एक्सटेंड टू लैंड आउट ओवर द वाटर, वही हम जो है ना अपने क्या है पानी पे जाने का रास्ता बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इनलैंड, आ जाती है इनलैंड वाटरवे, जमीन के अंदर जो पानी का रास्ता बनता है, और जो है रोड हमारे टनल्स, हमारी जो है ब्रिजेस जो बनती हैं बड़ी बड़ी, डैम हमारे, विडिकेट, सीवियर हमारे ड्रेनेज सिस्टम है वेस्ट का, वो वाटर वर्क, वेल, टेलीग्राफिक एंड टेलीफोनिक इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग, गैस वर्क, ये देखिए ना टेलीफोन और टेलीफोनिक जो इंस्टॉलेशन की इसकी जो वायर्स वगैरह होती है ना, ये जमीन में उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, जमीन में काम होता है, उसके थ्रू ये लगती हैं। डिवाइस तो भले आप लोगों के घरों में ही लगे, लेकिन इनका जो काम होता है ना वो जमीन में होता है, तो ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आती हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर, an employer mean an owner of the industry or a commercial establishment to which this ordinance apply, this terms also include, अब ये terms हैं जो इसमें इंक्लूड होंगे, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, कंट्रोलिंग अथॉरिटी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब ये आ जाती है गोश्लो। गोश्लो वर्ड कोई देख के पता मतलब जाहिर हो रहा है कि मतलब आस्ते चलो, आस्ते चलो,
में मतलब कि an organization deliberately and purposeful slowing down of a normal output to work by any body of worker in a concerted manner and which is not due to any mechanical defect, breakdown of machinery, failure or defect in power supply or in the supply of normal material and spare parts of machinery. ये बोल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डेलिबरेटली जानबूझ के अपना काम स्लो कर दे, हालांकि उसको कोई भी टेक्निकल मसला नहीं है, ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, ना उसकी मशीनरी ब्रेक डाउन है, ना ही उसके कोई स्पेयर पार्ट्स का मसला है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो जानबूझ के स्लो जा रही है, डेलिबरेटली अपने आप को स्लो लेके जा रही है। उसके बाद आ जाती है गवर्नमेंट, फिर उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट is defined in a payment in wages act, tramways, motor ambulance services, dock, ठीक है, राट, जेटी, इनलैंड, स्टीम, विसल, माइन, क्यूरी, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी इसमें एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ईटीसी, ये सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें जो है ना ये सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती हैं, इसमें माइनिंग आ जाती है, इनलैंड स्टीम वेसल्स, ये आपके जो है ना इस पे छोटे शिपिंग सिस्टम होता है, कैसे मैं आपको ये बताऊं कि छोटे से जहाज टाइप बनी हुई होती हैं, उसे कहते हैं ये इनलैंड स्टीम वेसल। माइंस आपकी आ जाती हैं, ठीक है, और फिर उसमें क्यूरी आ जाती है, आपका ऑयल फील्ड आ जाती है, प्लांटेशन आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी आ जाती है, मोटर एम्बुलेंस सर्विसेज आ जाती हैं इसमें, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आ जाती हैं। ऑल फैक्ट्रीज एज डिफाइंड इन अ फैक्ट्री एक्ट, ये सारी फैक्ट्रीज जो है डिफाइन की गई हैं फैक्ट्री एक्ट में, ठीक है। रेलवेज, उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाई अ लेबर टू इंडस्ट्रियल commercial establishment, construction industry. The term contractor include a subcontractor, headman or agent. कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं, जो किसी चीज का सिंपली बात है कि ठेका ले, जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जब हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जो होते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे काम चल रहे होते हैं, तो वहां पर एक ठेकेदार होता है, ठीक है, ठेकेदार होता है। उस ठेकेदार की, मैं आपको नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में ये वर्ड बता रही हूँ, क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर वो होता है ना, उसके अंडर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी किसी के अंडर काम कर रहा होता है, उसको भी वो ठेका, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट किसी ने दिया हुआ होता है, ठीक है। तो वो जो उसको ऑर्डर मिलता है वो कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके अंडर जो लेबर काम कर रहा होता है वो उससे काम करवाता है। अब आ जाते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर पे। ऑर्डर कंटेन इन दिस स्केड्यूल टू डेट्स और ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है कि ऑर्डर होता है एक किस्म का जो कंटेन करता है किस जो हमारे स्केड्यूल निकलते हैं ना, उसमें से उसके लाज लेके आके उसको फॉलो करता है। What is trade union? A trade union registered under the Industrial Relations Act 2010। ट्रेड यूनियन क्या है, वो भी यूनियन है, वो यूनियन जो है रजिस्टर्ड होती है अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो 2010 में आया है। उसमें वर्कमैन क्या है, any person employed in any industry or commercial establishment to do any skilled or unskilled manual or clerical, मैं क्यों अटक रही हूँ आज, ठीक है, वर्क इन हायर रिवार्ड, ठीक है, कोई भी बंदा जो काम कर रहा हो कमर्शियल में, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में या इंडस्ट्रीज में, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, ठीक है, अनस्किल्ड हो, वो जो है उसको हायर करें या उसको उसके बदले में रिवार्ड दिया, मतलब उसको वो वेजेस दें या उसको रिवार्ड दें, वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है। स्टैंडिंग ऑर्डर एक ग्लैंस, ठीक है। अब ये है, ये देखें स्टैंडिंग ऑर्डर में ये ग्लैंस सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली इसमें क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन में किस किस किस्म के आपके पास पर्सन हैं, किस किस किस्म का काम आपके पास चल रहा है, इसमें सारी वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो यहाँ पर ये इनकी इंट्रिकेट है, आगे मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज टू बीइंग गिवन इन रिटन पब्लिकेशन ऑफ वर्किंग टाइम। उनकी टर्म्स एंड हर इदारे की, हर इंडस्ट्रीज की एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो उन वर्कर्स को फॉलो करनी होती है। ठीक है, पब्लिकेशन हॉलीडे एंड पेज डेज, कौन सी उनकी छुट्टियां हैं, कौन से उनके पे डे हैं जिन पे उनको जाना है, उनको वेजेस मिलेंगी। पब्लिकेशन ऑफ वेज रेट्स, जो उनके वेज रेट्स हैं, वेज मतलब दिहाड़ी, जो दिन की मजदूरी मिलती है ना, उसको कहते हैं वेज रेट्स। शिफ्ट वर्किंग, अब कितनी वर्किंग शिफ्ट है, मॉर्निंग की कोई कुछ कंपनी है 24/7 चलती है भाई, सुबह से लेके शाम तक पूरा पूरा दिन एक मजदूर तो काम नहीं कर सकता, तो उनकी शिफ्टिंग का जो काम होता है उसकी बात करें। अटेंडेंस एंड लेट कमिंग, लेट कमिंग, अब उनकी अटेंडेंस लग रही है, जो बंदा लेट आ रहा है उसकी जो है क्या पेनल्टी है वो भी आपको बताएंगे इसमें। लीव, छुट्टी, ओमिट कैजुअल लीव, पेमेंट ऑफ वेजेस, ग्रुप इनिशिएटिव स्कीम है, कंपलसरी ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस है। ठीक है, इंश्योरेंस कहीं कहीं पर कंपलसरी होते हैं, कुछ कंपनी नहीं भी देती है। पेमेंट ऑफ बोनस, stoppage of work, closure of business, termination of employment, procedure of retrenchment, re-employment of retrenched workmen, special provision of construction worker, punishment, evacuation of residential accommodation। तो evacuation का मतलब ये है कि किसी क्या कहते हैं कि किसी को निकालना उसकी रियल प्रॉपर्टी से, मतलब जाहिर की बात है, एविकेशन मतलब आपको एक चीज दी गई है वहां से मतलब निकालना। एविकेशन फ्रॉम रेजिडेंटल अकोमोडेशन, आपको एक घर दिया गया, रेजिडेंटल अकोमोडेशन दी गई है, फिर आपको वहां से निकाल रहे हैं, उसके बारे में भी है ये। ओमिटेड का मतलब आपको पता है, सर्टिफिकेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर की भी क्या क्या लायबिलिटीज हैं वो भी इसमें बता रहा है। enforcement and the modification of standing order, condition of employment of workmen must be enforced in very concerned industries, commercial establishment in accordance with the standing order. The second point is that standing order may be modified by means of the collective agreement between the employer and the workmen. The third is the modification only for the better, no taking away or diminishing of exacting benefit or right. ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या करता है, बेहतरी के लिए की जाती है, उसमें किसी चीज की एडिशन की जाती है, उसमें ये नहीं होता कि आप डिमिनिशिंग करो उस किसी चीज को या किसी राइट को जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको खत्म करो। ठीक है, text of a standing order in English, Urdu and local language to be display on the notice board. आप जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर का जो नोट लगा रहे हो, वहां पर वो लेटर लगा रहे हो, स्टैंडिंग ऑर्डर लगा रहे हो, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो इस इंग्लिश तो होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश के साथ उर्दू और लोकल लैंग्वेज वहां पर जो उस एरिया में चल रही है उसमें होनी चाहिए, और वो डिस्प्ले होनी चाहिए नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, ताकि जिन बंदे को इंग्लिश नहीं आती तो वो उर्दू, सिंधी या जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें जो है ना वो चेकआउट कर सके, पढ़ सके। ठीक है, एन एम्प्लॉयर हु मॉडिफाई द स्टैंडिंग ऑर्डर इन contravention of the ordinance to be punished with fine up to ₹5,000 and for offense of be fined to 2,000 per day, sorry 200 per day। ठीक है, ये एम्प्लॉयर है हु मॉडिफाइज द स्टैंडिंग ऑर्डर इन द कंट्रीवेंशन। ठीक है, तो उस ऑर्डिनेंस के में उसको क्या सजा दी जाएगी, उसकी फाइन, सजा किस सूरत में, फाइन की सूरत में। फाइन जो होती है ना, वो जो होती है यहाँ पेनल्टी जिसे बोलते हैं, वो एक किस्म की सजा है, पनिश है। ठीक है, ताकि वो आगे वो बंदा वो गलती नहीं करे। हम लोग तभी फाइन लेते हैं या जो भी लोग लेते हैं वो फाइन इसीलिए होती है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू ऑफेंस करता है तो वो उसकी फाइन 200 रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ा देंगे, कर देंगे। Government empowered to exempt the establishment from all or any of provision of the ordinance। अब आ जाए यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर इन ब्रीफ। सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको जो
पॉइंट्स बताई, अब उनकी ये जो है ना ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दी गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर वर्कमैन, अब उसमें क्या क्लासिफिकेशन है, कुछ परमानेंट आ जाते हैं, कुछ प्रोविंशियल पीरियड पे होते हैं, कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट आते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? जो engaged for a work lasting more than 9 months completed provincial period of 3 months. ठीक है, the category include Badli who has been employed for the continuous period of 3 months or 183 days during the period of 12 consecutive months. ठीक है बेटा, प्रोविजन पीरियड में आपको उर्दू में इसको क्लियर बात कर लूं, प्रोविंशियल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें अगर कोई वर्कर रखते हैं ना, इवन छोटे से प्राइवेट स्कूल वाले भी हैं ना, उनका भी प्रोविंशियल पीरियड जो होता है सेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन शुरू वाले 3 मंथ में बोलते हैं कि हम देखेंगे आपके स्किल्स क्या है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपका कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीजें नोट करते हैं। उसके बाद वो उसको परमानेंट की तरफ लाते हैं। डायरेक्ट कभी भी किसी को परमानेंट नहीं जॉब मिलती। प्रोविंशियल पीरियड अब क्या होता है? प्रोविंशियल पीरियड क्या होता है? अ वर्कमैन हु इज प्रोविंशियली एम्प्लॉयड टू फिल अ परमानेंट वैकेंसी, ठीक है, नॉट कंप्लीटेड 3 मंथ्स ऑफ सर्विस। वो प्रोविंशियल पीरियड में वो अभी उसी 3 मंथ में चल रहा है, अभी उसका स्टार्ट है, उसने वो परमानेंट नहीं किया, लेकिन वो प्रोविंशियल पीरियड खत्म नहीं किया, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसकी जो इंटेंशन क्या है परमानेंट होने की, ये है, अभी अपने प्रोविंशियल पीरियड में है। नॉट कंप्लीट 3 मंथ ऑफ सर्विस, उसने अपने 3 मंथ सर्विसेज के कंप्लीट नहीं किए। If a permanent employee is employed as a provincial in the higher post, he may be rewarded to his old permanent post during the provincial period of 3 months. यहाँ पर बोल रहा है अगर परमानेंट एम्प्लॉयड है, वो प्रोविंशियल पीरियड में है, किसके लिए? अपनी हायर पोस्ट के लिए। तो वो क्या करेगा? रिवर्टेड करेगा किसको? अपनी ओल्ड परमानेंट पोस्ट को ड्यूरिंग द प्रोविंशियल पीरियड में, वो जो उसका 3 मंथ चल रहा है। उसके बाद आ जाती है बदली, a workman appointed in a place of absent employee, permanent or provincial who is temporary absent. ठीक है, बदली क्या होती है कि वो एक बंदा जो टेम्पररी एब्सेंट है या लीव पे है, उसकी जगह पे कोई बंदा काम करे। फिर वो परमानेंट भी हो सकता है, वो प्रोविंशियल पीरियड वाला बंदा भी हो सकता है। टेम्पररी वर्कमैन, temporary workmen appointed for a work of a temporary nature lasting up to 9 months. ठीक है, वो टेम्पररी वर्कमैन, उनको बताया जाता है कि आप टेम्पररी इतने टाइम के लिए आए हैं, ये प्रोजेक्ट है, इस पे ये खत्म हो जाएगा, तो फिर हम आप मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अपरेंटिस में क्या आ जाता है? लर्नर ट्रेनीज हु इज यूजली पेड इन अलाउंसेस। ठीक है, इसमें लर्नर और ट्रेनी आ जाते हैं जो जिनको पेड किया जाता है उनका अलाउंस। अब आ जाती है सेकंड बात टिकट्स की। ठीक है, टिकट्स मतलब ईच परमानेंट वर्कर टू बी गिवन परमानेंट डिपार्टमेंटल टिकट। ठीक है, उनको टिकट मिलती है कि वो परमानेंट नहीं, हमारा जो डिपार्टमेंटल है वो उनका टिकट होता है। बदली वाले वर्कर्स वालों को भी कार्ड मिलता है, टेम्परेरी कार्ड फॉर द ईस्ट टेम्परेरी वर्कमैन। ठीक है, ऐसा कहें कि एक काइंड ऑफ द आईडी कार्ड आपको मिल गया है कि भाई हाँ ये बंदा है, इसका ये डेजिग्नेशन है और ये यहाँ पर काम कर रहा है, ये परमानेंट है या हमारा क्या कहते हैं प्रोविजनल है या टेम्परेरी है या कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, term and condition of service to given in written. Every workman at the time of appointment, transfer or a promotion shall be provided an order in a writing showing the terms and condition of his services. उसके बाद आ जाता है publication work time notice given the period and hours of a work for classes of workmen, each shift to be displayed on the notice board. Notice should be in Urdu plus principal language of workmen. Publication of holidays and pay days. Holidays and pay days to be notified through the notice board. वो वहाँ पर already mention होती हैं. Publication wages rate. Notice specifying the rate of wages payable to all classes of workmen and all classes of work to be displayed on the notice board. Shift working, ठीक है, more than one shift may be worked. Workmen transferable to any shift. 1 shift months period. Notice necessary in case of discontinue of a shift if any permanent employee is a discharge resultant.
resultantly. In case of discharge, permanent employee, those with the shortest term of service to be discharged first. In the case of restart of shift, 1 week notice should be displayed permanently. In the case of restart, those the longest service to be the re-employed first. No discretion or discretion for selection of workmen available to employ. उसके बाद आ जाता है attendance and late coming. Strict punctuality to be observed. ठीक है, deduction permissible for the late coming. ठीक है, यहाँ पर क्या proportionality. ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिडक्शन आपको की लगती है अगर आप लेट कमिंग आते हो, लेट आते हो, लेट कमर्स की, और उस पे फिर फाइन या पेनल्टी जो या उनमें भी उनकी सैलरीज में से फाइन काटी जाए, ये सारा डिपेंड करता है उन पे. लीव, ठीक है, लीव इन क्या है, इंटाइटलमेंट है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 14 एनुअल हॉलीडेज. ठीक है, ये उनको मिलती हैं टोटल मिलके एनुअल हॉलीडेज होती हैं इनकी. 10 इनकी कैजुअल लीव होती है. 16 इनकी सिक लीव होती है, जो आधी उनको तनख्वाह जो है ना वो मिलती है इन द ईयर. अगर वो बीमार हो गए हैं और वो लीव ले रहे हैं तो उसकी उनको आधी तनख्वाह मिलती है. फेस्टिवल हॉलीडेज एज पर गजेट हॉलीडे. अब फेस्टिवल हॉलीडे ये फिर रिलीजन के हिसाब से होता है. हमारा मुस्लिम कंट्रीज है तो हमारे फेस्टिवल कौन से हैं, बड़े मेन बातें हैं. ईद, बड़ी ईद आ गई, छोटी ईद आ गई. ठीक है, फिर उसमें हमारे बाकी भी आ जाते हैं. हमारी 14 अगस्त आ गई, हमारी 3 मार्च आ गई, हमारा लेबर डे आ गया. ये जो सारी चीजें आती हैं ये फिर अपने कंट्री के लॉ के हिसाब से जो होता है ना ये बात होते हैं. वैसे अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो पाकिस्तान के लेबर लॉ की ही बात कर रही हूँ. Leave application to be decided with the week of submission or 2 or more period commencement of leave. If the leave applied service to be discharged first. In the case of restart shift on week, notice should be displayed permanently. In the case of ये हो गया था. If the leave applicable for the convenience on the date of application, omit casual अच्छा ये यहाँ से leave pass for granted leave, reason for refused and postponed leave to be recorded in the register, approval or rejection in extension of leave to be communicated in written. ठीक है, उसके बाद आ जाती है omit casual leave, omitted in 1973. उसका जो था 1973 की एक्ट में उसको omit किया गया था, किया गया है. Payment of wages to be paid up to 7th day after wage period of establishment having up to 1,000 employee and up to 10th day of the case of establishment having more than 1,000 employee. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7वें दिन पे आपको उनकी वेजेस जो है उसके पीरियड में आपको उनकी देनी है, चाहे वो आपके 1000 तक जो है ना 10 आपके 1000 तक अगर एम्प्लॉय है, अप टू 1000 एम्प्लॉयड अप टू 10th डे, तो 7 से लेके 10th डे तक आप क्या कर सकते हो, उनको पेमेंट कर देनी चाहिए. वेजेस टू बी पेड ऑन द नोटिफाइड पेड विच शुड बी वर्किंग डे. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अनक्लेम्ड वेजेस टू बी पेड ऑन द अनक्लेम्ड वेजेस पे डे फिक्स्ड इन ईच वीक विच इज शुड बी नोटिफाइड. वो जो डे डिसाइड किया गया है उसी डे पे आप अनक्लेम वेजेस का अनक्लेम कर सकते हो, जो दिन उन्होंने नोटिफाई किया गया है. नोटिफाइड शुड बी नोटिफाइड, उनको बता दिया जाए. ग्रुप इनिशिएटिव स्कीम, दिस एसओ standing order applies in the industrial establishment employ for a 50 or more workmen. Group initiative scheme is meant for a greater protection and it's introduced from a data specified by government. The scheme shall specify
the manner of evaluation of a performance. ठीक है, initiative in the form of additional wages or additional leave with the wages or in both. Initiative to be given to be group of achieving this best performance. ठीक है, ये सारी स्कीम उनके लिए है. कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस. ठीक है, अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 50 or more workmen. All permanent employed to be insured against a natural death and disability and death plus injury out of contingency not covered by Workmen Compensation Act for a Social Security Ordinance 1965. ठीक है, वो जो है इंश्योरेंस जो हम मतलब जो लोग वो जो जिनकी डेथ हो जाती है, डिसेबल हो जाते हैं, डेथ या इंजरी के साथ कोई डेथ हो जाती है, या उनकी मतलब वो चीजें जो हम रिकवर नहीं कर पाते, तो क्या करती है वो जो इंश्योरेंस है वो उनको क्या करती है, कंपनसेट करती है. कंपनसेशन तो हम अब वो बंदा तो उनको वापस नहीं दे सकते, लेकिन क्या करती है उसको इंश्योरेंस उनकी की होती है तो वो अमाउंट उनको दे देते हैं. एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल टू पे प्रीमियम, यहाँ पर ये स्पेलिंग में थोड़ा सा इशू है, प्रीमियम एंड फॉर द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट. ठीक है, फिर वो क्या होता है कि वो प्रीमियम एम्प्लॉयर्स पे करते हैं, आप लोगों की सैलरी में से इंश्योरेंस का प्रीमियम कटता है. इंश्योर्ड सम कंपनसेट सच एज 4 ऑफ वर्कमैन कंपनसेट एक्ट करंटली ₹2 लाख. ठीक है, अब ये डिपेंड होता है गवर्नमेंट इदारों का, और जो है ना इसमें क्या कहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज का कुछ अलग है थोड़ा सा. All claim to be settled in the same manner as provided for the determination and recover of compensation under the Workmen Compensation Act. इनका जो compensation act है उसमें ये सारे rules regulation बताए गए हैं कि ये कैसे recover करें. Payment of bonus. Payment of bonus में ये क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि every employer making profit to pay bonus for the year. ठीक है, bonus payable within a 3 month of closing of the year. उसके बाद बोल रहा है कि workmen completing 90 days in the year entitled the bonus is proportional. If the profit is not less than aggregate of the month wages, the amount of bonus shall not be less than such aggregate. Maximum 30% of profit. So stoppage of work. Standing order applies to establishment having 50 or more workmen. Point 2 is that employer may stop work due to catastrophe of emergency. ठीक है, ये क्या है, ये जो है किसको कहते हैं, ये कहते हैं कोई आपके साथ ट्रेजिडी या कोई डिजास्टर आ गया है, उसमें की वजह से वो जो आपका वर्कमैन है, जो आपका लेबर है या जो आपका एम्प्लॉय है, उसने काम करना छोड़ दिया है. अब वो ट्रेजेडी तो कोई भी हो सकती है ना. ठीक है, लीव ऑफ एम्प्लॉयज टू बी पेड हाफ टू डेली वेजेस ऑफ फर्स्ट 7 days एंड 1/3 ऑफ डेली वेजेस फॉर नेक्स्ट 7 days. तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें क्या ये कह रहे हैं कि वो जो एम्प्लॉय आपका स्टॉपेज ऑफ वर्क हो गया है, जो आपने कैटास्ट्रोफी की वजह से, इमरजेंसी की वजह से आपके पास काम पे नहीं आ रहा, उस एम्प्लॉय को आप क्या करोगे, पहले उसकी जो डेली वेजेस हैं पहले उसको जो है हाफ दे दोगे. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 7 days 1/3 ऑफ डेली वेजेस फॉर नेक्स्ट 7 days. फिर उसको आप 1/3 उसकी डेली वेजेस का हिस्सा दोगे अगले 7 days तक. पहले 7 दिन आप उसको आधी वेजेस दोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 7 days होगी उसमें 1/3 हिस्सा आप उसको प्रोवाइड करोगे. सर्विसेज में बी टर्मिनेटेड फॉर अ ले ऑफ द बियॉन्ड 14 days. ठीक है, सर्विसेज वो टर्मिनेट भी हो सकती हैं ले ऑफ की वजह से बियॉन्ड 14 days तक. एम्प्लॉयर्स राइट टू क्लोज डाउन. ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज का राइट है वो उसको बंद कर सकते हैं. द फैक्ट ऑफ क्लोजर ऑफ रिजम्पशन ऑफ वर्क बी नोटिफाइड. ठीक है, उसका क्लोजर का फैक्ट क्या है, उसको फैक्ट उस क्लोजर का मकसद क्या है कि वो रिजम्पशन ऑफ वर्क होगी जो नोटिफाई किया गया है. क्लोजर बिजनेसेस, नो क्लोज डाउन और टर्मिनेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ एम्प्लॉयर विदाउट पेरियर परमिशन ऑफ लेबर कोर्ट.
एक्सेप्टेशन, फायर एंड कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये 50% एम्प्लॉयज विदाउट पीयर परमिशन लेबर कोड के हिसाब से टर्मिनेट नहीं, उनकी टर्मिनेशन नहीं हो सकती, बट तो सिर्फ इस कंडीशन में, दो कंडीशन दी